आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। एलओसी पर लगातार 10 रातों से कर रहा फायरिंग, आखिर क्या चाहता है पाकिस्तान? बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, सीएम धामी ने भी की पूजा अर्चना। भारत ने हमला किया या सिंधु नदी का पानी रोका तो परमाणु हथियारों से देंगे जवाब, पाकिस्तानी राजदूत की गिदर भभकी। भारत ने बिना कुछ किए पाकिस्तान को बनाया वीरान, पीओके छोड़कर भागे पाकिस्तानी। पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, पाकिस्तान के लिए सभी कारोबारी रास्ते बंद। ट्रंप से पंगे क्यों ले रहे जेलेंस्की, क्रीमिया पर आमने सामने अमेरिका और यूक्रेन। सीरिया में तुर्की और इजराइल के लड़ाकू विमानों में मुठभेड़, इजरायली एयर स्ट्राइक से तनाव। शनिवार को रेड 2 की कमाई में आया उछाल, ऐसा रहा दी भूतनी से लेकर थंडरबोल्ट्स और केसरी 2 का हाल। पहलगाम में जब पैंट उतारी गई थी तो भाषा नहीं पूछी थी, सोनू निगम ने एफआईआर होने के बाद दी सफाई। और छोटा पैकेट बड़ा धमाका, 1.5 करोड़ी ने खेली 15 करोड़ वाली पारी, कहा मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। पाकिस्तान ने शनिवार रात को भी जम्मू कश्मीर के कुपवारा, उड़ी और अखनूर से लगती लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की। पाकिस्तान आर्मी पोस्ट से स्मॉल आर्म फायर किए गए, जिसका भारतीय सेना ने उचित जवाब दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 24 अप्रैल की रात से ही पाकिस्तान ने एलओसी पर हर रात फायरिंग शुरू की है। शनिवार को 10वीं रात थी। आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट से एलओसी पर की जा रही फायरिंग को पाकिस्तान की तरफ से उकसाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ फायरिंग ही नहीं हो रही है, बल्कि भारतीय सेना से जुड़ी अलग अलग ऑटोनॉमस वेबसाइट पर लगातार साइबर अटैक की कोशिश भी हो रही है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट में आज सुबह 6 बजे रवि पुष्य लग्न में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों की गूंज से गूंज उठा। वहीं श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर यहां 6 माह से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन के लिए देश विदेश के श्रद्धालु धाम पहुंचे हैं। धाम में 10,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। कपाटोद्घाटन के लिए बद्रीनाथ मंदिर को 40 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। देर शाम तक भी मंदिर के सिंहद्वार के शीर्ष भाग पर फूलों की सजावट का काम जारी रहा। चमोली जिला प्रशासन ने इस वर्ष बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा को पॉलिथीन मुक्त रखने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने धाम और यात्रा पड़ावों पर स्थित होटल व ढाबा संचालकों को पॉलिथीन का उपयोग कम से कम करने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रतिष्ठानों को साफ सुथरा करने के लिए कहा है। कर्णप्रयाग, गौचर, नंदप्रयाग, पीपलकोटी, ज्योति मठ, गोविंद घाट और पांडुकेश्वर के होटलों के संचालकों को अनिवार्य रूप से रेट लिस्ट चस्पा करने और फायर सिलेंडर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर परमाणु हमले की गिदर भभकी दी है। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने गिदर भभकी दी कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है या उसकी सिंधु नदी का पानी रोकता है तो पाकिस्तान न सिर्फ परंपरागत बल्कि परमाणु हथियार से भी जवाब देगा। रूसी टेलीविजन चैनल आरटी से बात करते हुए पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि हमारे पास भारत की सैन्य कार्रवाई की योजना के पुख्ता सुराग हैं। खालिद जमाली ने दावा किया कि कुछ लीक हुए दस्तावेजों में पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर हमले की योजना बनाई गई है। इससे हमें लगता है कि हमला करीब है और कभी भी हो सकता है। भारत से तनाव के कारण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हाहाकार मचा हुआ है। वहां के लोगों को राशन का स्टॉक रखने और मुश्किल हालात के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इसके अलावा स्थानीय मदरसों को बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पीओके में हर साल बड़ी मात्रा में आने वाले पर्यटक भी इस इलाके से दूर हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल गर्मियों में करीब 3 लाख पर्यटक नीलम वैली की खूबसूरती का दीदार करने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आते हैं। लेकिन भारत
के साथ युद्ध की आशंका के कारण इसके होटल खाली हो गए हैं। नीलम घाटी नियंत्रण रेखा से 3 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, जिससे यह किसी भी सैन्य गतिविधि के लिए असुरक्षित है। होटल मालिक रफाकत हुसैन ने गुरुवार को कहा कि इस संकट ने पर्यटन उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है। अधिकांश पर्यटक युद्ध के जोखिम के कारण अपने शहरों को लौट गए हैं। नए पर्यटक भी इन इलाकों से दूरी बनाए हुए हैं। इस कारण पर्यटन पर भी निर्भर उद्योगों में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। इस आतंकी हमले में करीब 26 लोगों की जानें चली गईं। अब भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान से भारत में माल की सभी आवक पूरी तरह से रुक जाएगी। भारत का पाकिस्तान को पिछले साल अप्रैल से इस साल जनवरी तक निर्यात 44.76 करोड़ डॉलर था, जबकि आयात मात्र 4.2 लाख डॉलर था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 2 मई को एक अधिसूचना में कहा, इस संबंध में विदेश व्यापार नीति 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान में बने या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या पारगमन पर रोक लगाई जाएगी। इसमें कहा गया कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। आदेश में कहा गया कि इस प्रतिबंध के किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। रूस और यूक्रेन में अस्थायी संघर्ष विराम की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जिनमें आम नागरिकों की मौतें हो रही हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो वादा भी टूटने वाला है जो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के वक्त अमेरिकी नागरिकों से किया था। ट्रंप ने प्रस्ताव दिया था कि शांति के लिए यूक्रेन को क्रीमिया क्षेत्र को आधिकारिक रूप से यूक्रेन को सौंपना होगा। इसके बदले में रूस यूक्रेन के कई दूसरे हिस्सों से अपना कब्जा हटाकर शांति के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ट्रंप के इस प्रस्ताव के लिए तैयार हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जेलेंस्की आखिर क्यों क्रीमिया को रूस को सौंपने के लिए तैयार नहीं होंगे। रूस ने फरवरी 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इसके कुछ दिनों पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने से कोई लेना देना होने से इनकार किया था। उस वक्त अज्ञात हरी वर्दी में रहस्यमयी नकाबपोश कमांडो ने क्रीमिया की स्थानीय संसद पर कब्जा कर लिया था और पूरे प्रायद्वीप में फैल गए थे। इस घुसपैठ को यूक्रेन पर रूस के युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसका समापन 2022 के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण में हुआ। सीरिया में इजराइल और तुर्की के बीच एक बार फिर तनातनी हुई है। सीरिया में शनिवार शाम को इजरायली हवाई हमलों के बाद तुर्की और इजराइल के लड़ाकू विमानों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। सीरिया में दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने आए, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई सीधा टकराव इस दौरान नहीं हुआ। इजराइल ने हालिया दिनों में सीरिया में कई जगहों पर हमले किए हैं। इस तुर्की ने कड़ी नाराजगी जताई है। शनिवार की इस घटना ने खास तौर से क्षेत्रीय तनाव बढ़ा दिया है। ये ऐसे समय हुआ है जब दोनों देश सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। बीते साल सीरिया में बशर अल असद सरकार गिरने के बाद दोनों देश अपनी जगह बनाने में लगे हैं। ग्रीक सिटी टाइम्स के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। दमिश्क और हमा क्षेत्र के पास ये हमले किए गए। इसी दौरान तुर्की के विमान इजरायली विमानों के करीब आ गए। हालांकि दोनों के बीच कोई सीधी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई है। इससे क्षेत्र में एक नई जंग का खतरा भी बढ़ गया है। अजय देवगन की रेड 2 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर लगातार पैसे छाप रही है। लोगों को एक बार फिर अभय पटनायक का अंदाज पसंद आ रहा है, जबकि रेड 2 को द भूतनी, थंडरबोल्ट्स और केसरी 2 से चुनौती मिल रही है। अपने पहले वीकेंड पर रेड 2 इन सभी फिल्मों पर भारी पड़ती दिख रही है। अपने पहले शनिवार को रेड 2 की कमाई में 40% की भारी बढ़त देखने को मिली, जबकि द भूतनी और थंडरबोल्ट्स की कमाई में सिर्फ मामूली बढ़त ही हासिल हुई। हालांकि अक्षय कुमार की
केसरी 2 अभी भी बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है। अजय देवगन और रितेश देशमुख की रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पहले दिन 19.25 करोड़ की कमाई करने के बाद शुक्रवार को दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बड़ी गिरावट दर्ज हुई थी और कमाई का आंकड़ा 12 करोड़ पर आकर रुक गया था। लेकिन अपने पहले शनिवार को ही फिल्म ने फिर से रफ्तार पकड़ी और रेड 2 की कमाई में 40% की भारी बढ़ोतरी हुई। अपने पहले शनिवार को फिल्म ने कुल 18 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसके साथ शुरुआती 3 दिनों में अजय देवगन और वानी कपूर की फिल्म की कमाई 49 करोड़ के पार 49.25 करोड़ रुपए पहुंच गई। ऐसे में रेड 2 के इस अतिरिक्त वीकेंड में 60-70 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो एक अच्छा आंकड़ा होगा। सोनू निगम कुछ दिन पहले सुर्खियों में आए थे जब उनके बैंगलोर कॉन्सर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक फैन उन्हें चिल्लाते हुए कह रहा था कि वह कन्नड़ गाना गाएं। सिंगर के खिलाफ बैंगलोर के अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने और कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। इसके बाद 3 मई को उन्होंने शाम को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और पूरे मामले पर सफाई दी। सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो शेयर किया उसमें वह कह रहे हैं सिर्फ 4-5 गुंडे टाइप के थे जो वहां पर चिल्ला रहे थे, जबकि वहां के हजारों लोग उनको मना भी कर रहे थे। वहां कुछ लड़कियां थी जो उन्हें चिल्लाने के लिए मना कर रही थी, कह रही थी कि वो माहौल खराब ना करे। उन 5 को ये बताना और याद दिलाना जरूरी था कि पहलगाम में जब पैंट उतारी गई तो भाषा नहीं पूछी गई थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के रोमारियो सेफर्ड मौजूदा IPL प्रीमियर लीग 2025 के 52वें मैच में अपनी टीम के लिए स्टार खिलाड़ी बनकर सामने आए। उन्होंने CSK के खिलाफ 14 गेंदों में शानदार 50 जड़ी। सस्ते में बिके इस खिलाड़ी ने 15 करोड़ वाली बल्लेबाजी करके सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। रोमारियो को RCB ने इस साल सिर्फ 1.5 करोड़ में ही खरीदा था। रोमारियो ने मैच के बाद आज मुझे मौका मिला था, मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था, आखिर आज बल्लेबाजी करने उतरा। टीम को एक अच्छा फिनिश देना चाहता था। मैं स्कोर के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं गेंद दर गेंद सोच रहा था और हर गेंद पर चौका या छक्का मारने की कोशिश कर रहा था। जब मैं अंदर गया तो टीम ने मुझे आराम से खेलने और कोशिश करने के लिए कहा और मैंने ठीक वैसा ही किया। रोमारियो सेफर्ड ने आगे कहा, मैं गेंदबाजी और बैटिंग में खुद को 50-50 रखने की कोशिश करता हूं। आज गेंद से कमाल नहीं कर पाया, मैं गेंद के साथ संघर्ष करता रहा। आज गेंद के साथ एक बुरा दिन था, लेकिन टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और हमें जीत तक पहुंचा दिया।